हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है पार्थ, जिन्होंने मुझे शायद 1-2 हफ्ते पहले कमेंट करके पूछा था कि मैम सोशोलॉजी को याद करने का तरीका क्या है। तो आज मैं उसी के विषय पर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं इसी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि सोशोलॉजी को याद करने का क्या तरीका है। एक क्वेश्चन आप सोशोलॉजी का कैसे अटैम्प्ट करेंगे अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, या आप तैयारी कैसे करें एग्ज़ाम की, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और जुड़ जाइए मेरे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सोशोलॉजी को याद करने का या किसी भी टॉपिक को या किसी भी विषय को याद करने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है। बस आपको किस तरीके से सब्जेक्ट याद होता है, आपका बेस क्या है, आप किन चीज़ों से ज़्यादा अपने माइंड में चीज़ें रख पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि आप किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे चीज़ें थोड़ा सा ना जैसे इजी करके याद रहती थी, क्योंकि मैं पूरा टाइम, ये नहीं है कि मैं एग्ज़ाम के टाइम पर ज़्यादा फुल फोकस करके पढ़ती थी। तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा अपने माइंड में रखती थी कि जिससे मुझे वो चीज़ें याद रहें, मतलब कनेक्शन बनाती थी क्वेश्चन में या चीज़ों के टॉपिक से, कि वो टॉपिक मुझे याद रहे। तो मैं उस टॉपिक में अपने आप बनाकर कैसे लिखाऊं, और अगर मैं बनाकर भी अपने आप वर्ड लिख कर आऊँगी तो वो करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने जो ट्रिक है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ अप्लाई की है। मैथ में तो देखिए जैसे फॉर्मूले होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको याद करने ही होते हैं, लेकिन उनकी भी ट्रिक होती है। किसी भी तरीके से आप उनको याद करते हैं, है ना, ईजी बनाकर आप याद करते हैं। तो ऐसी एक सोशोलॉजी सब्जेक्ट है जिसको याद करने का तरीका अगर मैं अपने हिसाब से आपको बताती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए, जैसा कि सभी लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि यार हम इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करेंगे, है ना। तो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले तो उसमें आप ये बनाकर रखिए, बेस बना के रखिए कि देखिए इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 या 3 राइटर्स की डेफिनेशन ज़रूर देकर आनी है, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है बाल अपराध। तो बाल अपराध क्या होता है, सबसे पहले तो आप उसको लिखेंगे कोटेशन थोड़ी सी। उसके बाद आपने यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे रखे ग्लीन व ग्लीन के अनुसार डेफिनेशन दे रखी है। बाल अपराध बाल न्यायालय के अधिनियम के द्वारा डेफिनेशन दे रखी है। फिर भारत में बाल अपराध कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में पॉइंट्स दे रखे। तो आप जितना पॉइंट्स में लिखेंगे, मतलब आपने अगर पूरा पेज भर के पैराग्राफ लिख दिया तो उसमें आपको नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। अगर आप पॉइंट्स को खोल खोल के, मतलब पॉइंट्स में डाल डाल के चीज़ें लिखेंगे, और आपने एक एक दो दो तीन तीन लाइन के पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और 2 या 3 राइटर्स की डेफिनेशन डाली है, थोड़ी सी कोटेशन डाली है कि वो क्या है। जैसे आपसे पूछा कि बाल अपराध क्या है, तो आप बाल अपराध के बारे में पहले लिखेंगे, फिर इसके अनुसार, फिर उसके अनुसार और उसके अनुसार। ठीक है, फिर बाल अपराध के क्या है उसके बारे में आपने 3-4 पॉइंट्स दे दिए, मतलब जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो। फिर बाल अपराध, यहाँ पे मैंने लिखा अपराध और बाल अपराध में अंतर। लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये सारी चीज़ें करके आते कि जो भी, जैसे उसके उद्देश्य लिख के आएंगे आप, उसके गुण व दोष भी लिख के आएंगे आप, या फिर उसके बारे में लिख कर आएंगे आप, उनकी डेफिनेशन लिख कर आएंगे आप। ठीक है, फिर उनके कारण भी लिख कर आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर उनके कारण लिख के आएंगे। तो कारण में आप सबसे पहले 6 या 7 या 8, मान लीजिए 8 जो भी आपको इजी लगते हैं वो आप लर्न कर लीजिए। जैसे कि सामुदायिक कारण हो गया, पारिवारिक कारण हो गया, बाल अपराध की रोकथाम, ये सारे जो कारण हो गए, उनमें आपको ये नहीं कि पूरा रट्टा मार लीजिए, 1 या 2 पॉइंट्स ऐसे याद कर लीजिए जिससे आप उसमें बनाकर लिख के आ जाएं। ठीक है, फिर आप आ जाता है कि उनके निदान क्या क्या हैं, तो वो भी आप मतलब कर लीजिए। तो इस तरह से आपका 2, 4, 5 पेज
कंप्लीट हो जाते हैं तो 5 पेज में आपका लॉन्ग क्वेश्चन फुलफिल हो जाता है, तो उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आती है बात थिंकर्स की, यानी कि उनके जीवन परिचय। अगर आपसे किसी, जैसे अगस्त कॉम्ट के बारे में पूछ लिया गया, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया अगस्त कॉम्ट के बारे में, या मान लीजिए कि लघुत्रेय यानी कि जो कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछ लिया गया, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो मान लीजिए अगस्त कॉम्ट के बारे में, सबसे पहले तो आप उसमें भी अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है, तो भी बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। अगस्त, जैसे समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में स्थापना करने का श्रेय अगस्त कॉम्ट को जाता है। ठीक है, तो हाईलाइट कर करके चीज़ें लिखेंगे। फिर उनके बारे, उनकी बर्थडे डेट जरूर आप अच्छे से क्लियरफाई करके आएंगे। फिर उन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो भी आप जरूर लर्न करें, क्योंकि एक थिंकर के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो उसकी पब्लिकेशन क्या क्या रही हैं, उसने क्या क्या काम किए हैं, वो ज़रूर आप, भले ही आप ये सब मत लिख के आइए कि वो किस सिटी में रहते थे या कहाँ रहते, लेकिन उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी थी, उनका बर्थडे कब हुआ था, वो आप ज़रूर लिख कर आइए। ठीक है, और उनका मेन जो नाम, किस नाम से वो जाने जाते हैं और किस लिए वो जाने जाते हैं, वो आप लिख कर आइए। ठीक है, वो आप लर्न कर लीजिए। तो ये हो गया सोशियोलॉजी का थिंकर्स लिखने का तरीका। ठीक है, लास्ट में उनकी जो भी पब्लिकेशन है वो आप पॉइंट्स कर करके जितनी आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है उनका योगदान क्या क्या रहा है समाजशास्त्र में, वो योगदान आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी थिंकर के बारे में। जैसे कि इमाइल दुर्खिम के, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में ही लिख रखा है। फिर उनकी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं वो सारी मैंने लिख रखी हैं, ये पॉइंट्स डाल डाल के उनकी रचनाएं लिखी हैं, मतलब उन्होंने जो पब्लिकेशन दिया था। फिर उनका देन क्या क्या रही है समाजशास्त्र को, वो भी मैंने पॉइंट्स में लिख रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि जो थिंकर्स होते हैं वो ज़्यादातर 5 नंबर के क्वेश्चंस में ही पूछे जाते हैं, है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछा जाता है कि इस समाजशास्त्री का जन्म किस सन में हुआ था, या इनकी कौन सी कृति सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, या इनका मृत्यु कौन से सन में हुई थी, या ये किस देश के रहने वाले, इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थिंकर्स को याद करने का तरीका। आई होप आपको मैं समझाने में थोड़ा बहुत इधर उधर भी कामयाब हो पा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ अपना लाइक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और मेरा जो नेक्स्ट चैनल है लाइफ की बात नेहा के साथ, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ भी अपना मुझे सपोर्ट दीजिए। ठीक है, तो ये हुआ थिंकर्स को याद करने का तरीका। तो मैंने आपको, जैसा कि अभी मैं आपको एक चीज़ और कर दिखा देती हूँ, यह है अर्बन रूरल सोशियोलॉजी। तो ग्रामीण समुदाय का एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे हमने किया है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही चीज़ समझा रही हूँ कि आपको किस तरीके से सोशियोलॉजी को करना है लर्न। तो सबसे पहले आपको उसके बारे में याद करना है कि ये किस टॉपिक पे पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिए। फिर उसके अंदर आप थोड़ा बहुत बना के अपने आप लिख सकते हैं। बनाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें, उससे रिलेटेड होना चाहिए। नातेदारी व्यवस्था रिश्ते नाते के आधार पर होती है, ये मैंने जैसे लिखा है कि ये क्या है, उसका मतलब क्या होता है, नातेदारी व्यवस्था क्या होती है, मैंने यहाँ पर ये पूरा लिख दिया। फिर एक एग्जाम्पल देके समझाया है कि नातेदारी एक व्यक्ति को यदि किसी अजनबी परिवार में रात गुजारनी पड़ जाए तो उसके लिए मुश्किल काम है, अपने थोड़ा सा ऐसा महसूस करता है। लेकिन यदि किसी अजनबी परिवार में उसका विवाह हो गया होता तो वह उसके बाद वहाँ अपने को सुरक्षित महसूस करता है ना। तो ये एक नातेदारी, मैंने डेफिनेशन यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर समझाया। फिर नातेदारी व्यवस्था में नातेदारों को परस्पर सामाजिक आर्थिक सब तरीके से मैंने यहाँ पे नातेदारी क्या होती है वो समझाया, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा सा पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की। फिर उनकी डेफिनेशन, जैसे कि मैंने बताया, 1-2 राइटर्स की डेफिनेशन आपको जरूर देनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं हनीकृष्ण रावत की और रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है। तो सोशियोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले आप उसके बारे में लिखिए, फिर उसकी डेफिनेशन लिखिए किसी राइटर के अकॉर्डिंग, फिर आप उसके टाइप बताइए, रूप बताइए, प्रकार, यानी कि रूप प्रकार टाइप से सारे एक ही चीज़ होते हैं। वो जो आप अगर रूप बता रहे हैं तो पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स में डाल के बताइए, अगर हेडिंग्स में है तो हेडिंग्स भी पॉइंट्स कर करके बताइए। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ। फिर उसके बाद आ जाता है उनकी श्रेणियाँ या उनकी कैटेगरी या उनके विषय, इस टाइप से, या उनके कारण या उनके प्रकार, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, या कारण, है ना, कारण जरूर लिखने होते हैं। फिर आ गया हमारा
जैसे कि नातेदारी के सारे चीज़ें मैंने यहाँ पर अच्छे से एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। ये सारे उसके रूप हो गए, उसके सारे टाइप हो गए, ये सारे, फिर ये आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में सबसे पहले थिंकर्स के लिए आप उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी पब्लिकेशंस, उनका सब कुछ ये लर्न करेंगे। उनकी सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया चीज़ कि उनका पब्लिकेशंस क्या क्या हुआ है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उनका क्या योगदान रहा है, ये तो थिंकर्स के लिए पॉइंट्स हो गए। आप सोशियोलॉजी में थिंकर्स कैसे याद करेंगे। नेक्स्ट आप कहोगे लॉन्ग क्वेश्चन में टॉपिक कैसे लर्न करेंगे, तो टॉपिक में सबसे मेन पॉइंट कि उसके बारे में 1-2 लाइन ये ज़रूर याद करें कि क्या चीज़ कह रहा है वो, इसका मतलब क्या है, यानी कि उसका अर्थ, उसका वास्तविक रूप, ये सब आप लिखेंगे। उसके बाद जो राइटर्स हैं उनकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके टाइप ऑफ प्रकार या जो रूप है वो लिखेंगे। उसके बाद उसका गुण या दोष जो भी पूछा जाए वो लिखेंगे। उसके बाद उसके क्या क्या कारण रहे हैं वो भी लिखेंगे, और जो भी उसके रूप है वो आप लिखेंगे, ठीक है। गुण दोष हैं वो लिखिए। सिद्धांत भी अगर उस क्वेश्चन में है तो सिद्धांत भी आप लिख कर आएंगे। कोशिश कीजिए कि ऐसे वर्ड ढूंढें आप क्वेश्चन में जो आपको इजीली याद रह जाएं, तो उसी से आप पूरा क्वेश्चन लर्न कर सकते हैं, पूरी लाइन लर्न कर सकते हैं। तो ये था मेरा खुद का एक्सपीरियंस सोशियोलॉजी को याद करने का। सोशियोलॉजी कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से अपने से रिलेट कर करके चीज़ें याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो आपको ईजिली सोशियोलॉजी लर्न हो जाती है, ठीक है। सोशियोलॉजी में जो कि किनशिप वाला जो बुक है वो तो बहुत ही मज़ेदार बुक है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है किनशिप, तो वो तो आप सबको बहुत अच्छे से लर्न हो जाती होगी। रही बात रूरल सोशियोलॉजी में, थोड़ा सा होता है डिफ़िकल्ट कि बहुत सारे सन वगैरह याद करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बट फिर भी अगर आप उसको भी अच्छे से लर्न करते हैं तो फिर आप कभी भूलते भी नहीं हैं। अगर आप किसी चीज़ से रिलेट करके लर्न करेंगे, या किसी चीज़ से, जैसे कि मैं बहुत सारी चीज़ें रिलेट करके लर्न करती थी कि उसका बर्थडे या उसकी डेट ऑफ, ये सब चीज़ें, तो उससे लर्न हमें रह जाता है ना। कोई भी ऐसी जोड़ लीजिए उससे चीज़ जो आपके आसपास है, आपको लर्न हो जाएगी, है ना। तो इन चीज़ों से आप कोई भी सब्जेक्ट लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपका भी कोई कमेंट है, आपकी भी कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और अगर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी तो आपके नाम के साथ मैं उसको शो ऑफ करूंगी कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप भी कमेंट कीजिए, आपका भी नाम से मैं वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे नेक्स्ट चैनल लाइफ की बात यहाँ के साथ को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी अपना सपोर्ट दिखाइए, और इस चैनल को भी जल्द से जल्द फ्रेंड्स इतना आगे बढ़ा दीजिए कि आप सबका प्यार देखने लायक हो। थैंक यू सो मच मेरे सभी फ्रेंड्स।